हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दोस्तों, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप इन क्लासेस को ज़रूर लें जहाँ जीके पूछी जाती है। यह छोटी छोटी क्लासेस आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करने वाली हैं। आज उसी क्रम में हमने टॉपिक लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हर वह पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन सबसे पहले संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। अनुच्छेद है 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। भाग कौन सा है? भाग है आपका 4। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? जैसा कि दोस्तों में पता है, भारत का संविधान उधार का पहला कहा जाता है। इसमें अन्य देशों के संविधान से जो कुछ भी अच्छी चीज़ें थी, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट ऐसे कंसेप्ट थे जो कि भारत के संविधान में रखने से भारत के संविधान को मजबूती प्रदान होगी, वह अन्य देशों से लिए गए हैं। इसी क्रम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। सबसे पहले भाग कौन सा है संविधान का? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक संबंधित है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। कौन से संविधान से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए। यहाँ तक क्लियर है? तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए। यदि आपसे पूछे आयरलैंड जो देश है उसमें कहाँ से आए थे, आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिए गए थे? तो स्पेन के संविधान से। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सकें, अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। जिस कारण केटी साय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। यह कथन भी डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में किसका कथन है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। यह कथन आपका केटी साय का है। केटी साय। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। 36 से 51 तक के सभी आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनता है कि आर्टिकल 36 में क्या है, 51 में क्या है। तो इन सभी आर्टिकल की ओर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन है? तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 में है। आर्टिकल 37 में किसका वर्णन है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा नहीं है कि लागू कराया जाए न्यायालय द्वारा, ऐसा नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है। आर्टिकल 37 में क्या है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 की यदि हम बात करें, आर्टिकल 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड हो गया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब सरकार जो है वो आपके लोक कल्याण के बारे में सोचेगी। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सरकार जनता का कल्याण करेगी, आर्टिकल 38 में है। आर्टिकल 39
समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप महिला हैं तो आपको कम वेतन दिया जाएगा, पुरुष को कम, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 39 कई बार पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में है। राज्य बालकों का स्वस्थ एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराए, यह भी आपका आर्टिकल 39 में ही वर्णित है। अब आर्टिकल 39 ए में क्या है? आर्टिकल 39 ए या क्या बोल सकते हैं हम, निःशुल्क विधि, निःशुल्क कानूनी सहायता, यह आपका जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया और आर्टिकल 39 का जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता को जोड़ा गया है। यदि आपको कानूनी सहायता चाहिए तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपको निःशुल्क उपलब्ध किए जाएगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग को साइकिल है, यह सहायता आपको जो सरकार प्रदान करती है वह अनुच्छेद 41 के तहत करती है, जिसमें वर्णन है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। आर्टिकल 40 में किसका वर्णन है? ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 42, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। यही कई बार पूछा गया, प्रसूति सहायता का वर्णन किसमें? आर्टिकल 42 में है। न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, यह आपके आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 43, निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। निर्वाह योग मजदूरी जैसे कुटीर उद्योग हो गया, यह आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। आप ट्रिक के द्वारा 3 आर्टिकल याद रख सकते हैं, 41, 42, 43। दमन, 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 दमन से मतलब क्या है? दा से क्या हो जाएगा आर्टिकल 41 में? कुछ दशाओं में, दा से दशा याद रखेंगे, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। फिर माँ लिखा हुआ है, दमन अपनी ट्रिक में माँ भी है, तो माँ का मनोचित दशा, मनोचित दशा 42 में। इसके बाद ना निर्वाह योग मजदूरी, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका आर्टिकल आ जाता है 43 का, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। 43 खा में सहकारिता का संबंध है। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। समान सिविल संहिता का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 44 में है। समान सिविल संहिता होता क्या है, इसका वर्णन तो है आर्टिकल 44 में। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? समान सिविल संहिता का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। धर्मों की जो विवाह तलाक की शर्तें समान रहेंगी, कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में तलाक की शर्त कुछ और है, हिंदू धर्म में कुछ है, सिख में कुछ नहीं कुछ है, तो ऐसा नहीं होगा। सभी में भले ही विवाह की रीतियाँ अलग हैं, आप फेरे लें या न लें, हिंदू धर्म में लिए जाते हैं, कई धर्मों में नहीं लिए जाते हैं, अलग तरीके से विवाह होते हैं, लेकिन शर्तें विवाह और जो विवाह एवं तलाक की शर्तें हैं वह आपकी समान रहने वाली हैं। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ सिविल संहिता लागू है। भारत का पहला राज्य कौन सा था जहाँ सिविल संहिता लागू हो चुकी है? वह गोवा था। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अपराध के कानून को दंड संहिता कहते हैं और चुनाव के कानून को आचार संहिता। यह भी पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों, आचार संहिता किसे कहते हैं? तो चुनाव के कानून को हम आचार संहिता कहते हैं। जब हथियार वगैरह पर आप नहीं ले जा सकते, रोक लगा दी जाती है, उसे हम आचार संहिता। और यदि अपराध किया है आपने, उसके कानून मिलेगा, आपने कोई का मर्डर कर दिया है, आपको 302 लगेगा, इस प्रकार की धाराएं लगेंगी, उसे हम दंड संहिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दंड संहिता कहते हैं। आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। यह जोड़ा गया था आपका शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया। यह आपका जो शिक्षा का अधिकार था, इसे मूल अधिकार बनाया गया 21वें संविधान संशोधन 21
ए आर्टिकल है 21 आर्टिकल शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 21 का संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना तथा सरकार की यह जिम्मेदारी आर्टिकल 45 में वर्णित है। और 6 से 14 वर्ष की आयु की शिक्षा, यह भी कई बार पूछा गया, कितने से लेकर एज लिमिट पूछी गई है, कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा, तो 6 से 14, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 46 आ जाता है, SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। SC ST OBC का आरक्षण आर्टिकल 46 में है। आर्टिकल 47, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी जिसमें पोषण हो आपका, तथा नशीली दवाएं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, यह आपका आर्टिकल 47 में है। आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, यह आपका 48 में लगाया गया है, 48 में वर्णित है। 48A, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया। इसके बाद 49 में क्या है, तो 49 में क्या है दोस्तों, 49 में है आपका राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्मारकों की जो रक्षा है वह सरकार का कर्तव्य होगा, आर्टिकल 49 में है। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अलग करना। कार्यपालिका न्यायपालिका से किस प्रकार अलग है, यह आपका आर्टिकल 50 में वर्णित है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में क्या वर्णित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यह आर्टिकल 51 में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। भारत यूएनओ का सदस्य किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 51 के द्वारा बना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं 36 से 51 तक। अब हम उन्हें राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो 36 से 51 तक के आर्टिकल हैं उनको हम पर्टिकुलर 3 भागों में अलग अलग बांट सकते हैं। वह कैसे, जैसे गांधीवादी विचारों पर आधारित, जो गांधी जी के जो विचार थे उन पर जो आधारित आर्टिकल है उन्हें हमने गांधीवादी विचार, गांधीवादी आर्टिकल कहा, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कहा। इसके बाद जो समाज पर आधारित, समाजवादी, वैद्यिक तथा उदारवादी, 3 प्रकार से विचारों के आधार पर हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। तो गांधीवादी आर्टिकल कौन सा है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि गांधीवादी राज्य के निर्देशक तत्वों में आर्टिकल आपको दे देंगे ऑप्शन 39, 40, 45, यह कौन सा गांधीवादी विचारों पर आधारित है। तो आर्टिकल 40, 43, 46, 47 तथा 48, 40, 43 का खा, 46, 47, 48 यह गांधीवादी हैं। समाजवादी 38, 39, 39 का का, 41, 42, 43, 43 का का। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 43 का खा गांधीवादी है और 43 और 43 का यह आपका समाजवादी है। 47 यह भी आपका समाजवादी हो जाएगा। समाजवादी कौन कौन से हैं, 38 है, 39 है, 39 का है, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 43 का ए और 47 और 38, 39 यह आपके सभी समाजवादी हैं। वैद्य क्या, उदारवादी 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51, 49, 50, 51, 49, 50, 51 यह वैद्य क्या उदारवादी है। आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 45 कौन से विचारों पर आधारित है, गांधीवादी, समाजवादी, वैद्य क्या उदारवादी, तो उदारवादी। अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। आप 43 देख सकते हैं, तो 43 को यहाँ पर आप गांधीवादी भी मान सकते हैं और समाजवादी भी मान सकते हैं 43 को, क्योंकि 43 का खा और 43 का यदि डी पूछेगा कि 43 का तो आपको समाजवादी बताना है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो गांधीवादी समाजवादी दोनों के अंतर्गत, ये दोनों के अंतर्गत जो आर्टिकल है वह दोनों विचारों से समानता रखते थे, इसी कारण इन्हें गांधीवादी और समाजवादी में रखा गया 43 और 47 को। अनुच्छेद 48 गांधीवादी उदारवादी दोनों के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 48 में आपके उदारवादी विचार और गांधीवादी विचार दोनों घर कर रहे थे आर्टिकल में, तो यहाँ पर गांधीवादी उदारवादी आर्टिकल 48 को रखा गया।
ये तो हो गई हमारी कंप्लीट थ्योरी। अब वन लाइनर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसकी प्रैक्टिस हम कल करवाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में, और आज हम वन लाइनर देख लेते हैं इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं इससे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भाग कौन सा है दोस्तों? भाग 4 है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाए ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 40 में है। 39 के घ में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान या समान सिविल संहिता। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। 46 में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख है। 48 में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है। ए में काम है। राज्य की नीति तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाए, किसका कथन है? केटी साय का है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकार में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो कुछ कॉमन डिफरेंस लिए हैं। जैसे मूल अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से। भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा है, भाग 4 में राज्य की निर्देशक तत्वों को। आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नैसर्गिक अधिकार होता है तथा जन्म से ही मिल जाते हैं। नैसर्गिक नहीं होता है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य है। यह न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं मूल अधिकार के खिलाफ। नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ आप कोई अपील, कोई बाध्य योग्य नहीं है। यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है मूल अधिकार, क्योंकि यह व्यक्ति पर आधारित है। व्यक्ति को चाहिए सरकार पर प्रेशर डाल सकता है, यह न्यायालय में अपनी अपील रख सकता है, लेकिन यह सरकार की अधिकार को बढ़ा देता है। सरकार इसमें मनमानी कर सकती है नीति निर्देशक तत्वों में। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।